पे गौर करो, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी इंफॉर्मेशन को आपने डायलेट करना, बड़ा करना, पूछना उसके मतलब। वो तीन चार पांच पॉइंट्स होते हैं, तो उनको पहले डायलेट करो, पूछो उनके मतलब, फिर खुद ही आप फोकस हो जाएंगे। जो वो सवाल के जवाब आएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है। तो वो मसला कोई नहीं है इंशाल्लाह। जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उस पर गौर करो, उस पर गौर करो, उस पर गौर करो, और उसके मतलब सवाल पूछो, उसके सर मतलब। मैं हाँ जी। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें मतलब ये बात पूछनी चाहिए कि ये प्रेगनेंसी प्लान थी या नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करने में नेक्स्ट टाइम हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर हमारी खवातीन जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन भी बिल, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ आती हैं। तो हम ये बिल, क्या हर केस में ये बात पूछ सकते हैं कि प्लान थी या नहीं? यही आपकी मुश्किल होगी। ये आपने अपनी मुश्किल मुझे बता दी। हर केस, जी। हर केस वो कैंसर ओवरी का केस है, वो एंडोमेट्रियोसिस का केस है, वो इनफर्टिलिटी का केस है, वो पता नहीं क्या उनमें ये आपकी बात जो है कि प्लान्ड है अनप्लान्ड, ये तो ना हुआ ना। जब आपके पास आई है कि मुझे इनफर्टिलिटी है, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप ये पूछ सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग यू बीन ट्राइंग टू बिकम प्रेग्नेंट और हैव ए बेबी, ये पूछ सकती है। उसको ये पूछना कि आपने कंट्रासेप्शन इस्तेमाल की, वो जरा दूर का सवाल हो जाता है। फिर भी सवाल बंद तो जाता है, लेकिन दूर का हो जाता है। मतलब अगर 4 साल शादी को हो गए, इनफर्टिलिटी के साथ आई है, तो आप पूछ सकते हैं कि जी इस 4 साल में आपने कोई कंट्रासेप्शन इस्तेमाल की या नहीं की। ये वहां पे रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन जनरली हर पेशेंट में कंट्रासेप्शन पूछना, वो 50 साल की औरत है, उसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उसको कंट्रासेप्शन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, जरा नहीं। मेरा जवाब आपके लिए नहीं होगा, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चंस उस पेशेंट में बन जाता है कंट्रासेप्शन, जहाँ के आपको लगे कि वो इरेगुलर मेंसेस हैं, या डिस्पायूनिया है, या कोई और इनफर्टिलिटी का, जैसे मैंने अभी बोला कि 4 साल में कोई 2 साल आपने कंट्रासेप्शन तो नहीं की, तो फिर इनफर्टिलिटी जो होगी वो 2 साल की रह जाएगी। और वो कहे हाँ जी पहले 2 साल हम मोहतात थे। फिर किस तरह मोहतात थे? कंडोम से थे, ओसीपी से थे, आईयूसीपी से थे, कैसे थे? ये फिर वहां पे रेलेवेंट हो जाता है, लेकिन हर पेशेंट में नहीं है रेलेवेंट। एनीबडी एल्स? एक सवाल पूछे वरना फिर हम शुरू करें। नहीं, आपको बचपन से कहा गया है कि अहमी खाम का सवाल नहीं पूछोगे। हमारे ग्रूमिंग में ये भी एक शामिल है। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि हाँ, अगर ट्विन प्रेगनेंसी में हमारे पास जब एक दफा ये आ जाता है कि वो ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम मतलब इसमें स्टार्ट हो गया है, पॉलीहाइड्रोमिनोस भी नजर आना शुरू हो गया है, ब्लैडर विजिबल नहीं है, क्वांटिटी स्टेजिंग पर हो गया है, 3 हो गया है, तो सर और अगर हमारे पास वो आई है 20 वीक पर, तो सर हमारे पास तो जाहिर है वो लेजर एब्लेशन और इस तरह की चीजें नहीं है। तो सर फिर हम उसके बाद उसको इसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग उसी तरह मतलब वो यूट्राइन हम लोग जो है ना वो डॉपलर भी करवाते रहेंगे? देख, पहली बात तो आपने 20 वीक्स पे कहा पॉलीहाइड्रेमस, ये जरा जी। बहुत अर्ली कर दिया। सेकंड ट्राइमेस्टर में, यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू होता है। खैर कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि लाइकर ज्यादा है एज कम्पेयर टू जेस्टेशन पीरियड, या हाइट ऑफ अंडर ज्यादा है, तो फिर आप उसको सोचेंगे, लिखेंगे नहीं, सोचेंगे कि हाइट ऑफ अंडर ज्यादा है 2 वजह से।
या तो रॉन्ग इन डेट्स, या ये बेबी लार्ज है या पॉलीहाइड्रेम। बाकी फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट, वो इस स्टेज पे हम उनको जरा डाउनग्रेड करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले तो जी रॉन्ग इन डेट्स का कर रही कि आपको पक्का याद है कि आपकी माहवारी कब आई, ये आपने सवाल इतना सही पूछना, ये नहीं कि डायरी रखी थी, कहाँ से क्या किससे कोरिलेट किया, अब वो बातें छोड़। आपको पक्का याद है कि आपके आखिरी माहवारी कब आई थी, वो कहेगी हाँ, वो लिखी। आपने इम्तिहान रिलेटेड सवाल पूछ लिया है रॉन्ग इन डेट्स का, रॉन्ग इन डेट्स का सवाल आपने पूछ लिया है। नंबर 2, फिर अगर इस स्टेज पे है पॉलीहाइड्रेमिया, उसकी पॉलीहाइड्रेमिया की कॉजेज, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन आपने बोला कि हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज या जीडीएम, वो रिलेटेड है। नंबर 2, वो नहीं है तो फीटल रिलेटेड है, तो फीटस की क्या वजह हो सकती है, इसोफेजियल एट्रीजिया हो सकता है, कुछ हो सकता है। और तीसरा के वो डायबिटिक है तो लार्ज फॉर डेट्स बेबी हो सकता है। तो उसके रिलेटेड आपने 3-4 सवाल पूछने। सर मैं ट्विन की बात कर रही हूँ। ट्विन में जब वो ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जब वो डेवलप कर अच्छा, लेती है ना मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में, तो तो अगर ट्विंस, उस वक्त हम तो सुन जी लीजिए, अगर ट्विंस है तो और उसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो आप पूछेंगे पहली बात कि आप लास्ट पीरियड कब थे, पक्का याद है, और दूसरा कि आपका ट्विन डायग्नोसिस कब हुआ। नंबर 3, आपका 12 वीक्स पे 20 ईयर ऐसा फास्ट बोर्ड नहीं, 12 वीक्स पे 20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ था। अगर हुआ था तो उसकी रिपोर्ट आपको बताई गई थी कि ठीक है ट्विंस, या नहीं बताई गई, पता नहीं आपको। अगर नहीं हुआ तो फिर इस वक्त आप उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में वो देख लेंगे कि दोनों ट्विंस बराबर ग्रो कर रहे हैं या उनमें डिस्क्रिपेंसी है आपस में, और दोनों के अंदर इर्द गिर्द पानी कितना है, क्या है। अगर दोनों बराबर ग्रो कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब कोई उनकी ग्रोथ में मसला कोई नहीं है, और बनावट में भी मसला कोई नहीं। लेकिन अगर वो एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, तो उसकी वजह फिर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो गई, और कोई एनॉमलीज ऑफ द ट्विंस हो गई, ये 2-3 अल्फाज बोलेंगे आप। फिर उसके बाद बोलने के बाद कि जी मैं डॉक्टर करवाऊंगी उसका, और उसके मुताबिक तो चलूंगी। हाउएवर एट दिस स्टेज, अगर एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, देयर इज नो ट्रीटमेंट विच वी कैन प्रोवाइड और प्रिस्क्राइब। प्रोवाइड तो क्या हम प्रोवाइड करेंगे, प्रिस्क्राइब के लिए आपका ये एब्लेशन हो जानी चाहिए, आपका ये हो जाना चाहिए, वो प्रिस्क्राइब करेंगे आप, जो हम कर नहीं सकते, कर भी नहीं रहे। और फिर वो ट्विन टू ट्विन की ट्रांसफर प्लेसेंटा से प्लेसेंटा की ट्रांसफ्यूजन को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। और फिर आखिर में बोलेंगे कि अगर एक की आईयूडी हो जाए, उसका दूसरे लाइफ बेबी पे कितना क्या असर होता है, एनकेफलोपैथी होती है कि नहीं होती, ये अल्फाज बोलेंगे। और तीसरा, उसको हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, अगर वो टर्म पे है तो जल्दी से डिलीवर कर लो, मतलब मेच्योर है तो जल्दी से डिलीवर कर लो, अगर मेच्योर नहीं तो फिर वेट एंड सी, और डिलीवरी के बाद पता चले। ये ट्रेन का मुख्तसरन आप इस तरह बोलेंगे। 7 मिनट में मैंने बोल दिया सारा कुछ जो आपको बोलना चाहिए। आप फिर बोलिए, आप बोल दीजिए, मैं आई विल लव इट। टाइम तो हो गया, फिर शुरू कर। सर एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ या आप शुरू बाद में पूछ लूँ? तो नहीं, अभी पूछ। सर मैंने रियल लाइफ में ना 2 अपने सिनेरियोज देखे हैं फीटल हाइड्रोप्स के। मेरे सामने मेरे अपने पेशेंट थे, तो उनको टर्मिनेशन के लिए बोला गया। 4 मंथ्स में उन्होंने डेवलप कर लिया फीटल असाइटिस भी, फीटल मतलब प्लूरल एफ्यूजन भी, और टेस्टिकुलर असाइटिस भी इसमें थी।
उसको फिर पिंडी रेफर किया, और फिर होली फैमिली वाले भी बार बार कहते रहे बीबी तुम्हें पता है ना तुम्हारे बच्चे में पानी है, पानी है, पानी है। और एक हमारे इधर मोहल्ले में, अब ये है कि वो ना उन्होंने टर्मिनेशन नहीं कराई, और वो बेबी मतलब एक की तो खुद मैंने डिलीवरी की, जब वही जिसको पिंडी भेजा गया था उसकी सारी रिजॉल्व हो गया सारा साइटिस, मतलब सारा फीटल नॉर्मल फीटल। बाद में चलो वो अब थोड़ा सा जैसे IUGR टाइप बेबीज होते हैं, कमजोर सा है बच्चा बहुत। तो नहीं, और दूसरा भी आप यहीं पे रुके। अगर पहले उसको हाइड्रोप्स फीटस डायग्नोस हुआ और फिर वो डिलीवरी से पहले खुद ही रिजॉल्व भी हो गया, ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा हुआ है। आपने पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिए, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके मतलब, तो मुझे बता दीजिए कि डायग्नोसिस हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के हाइड्रोप्स फीटालिस। नहीं, डायग्नोसिस नहीं हुआ सर, मतलब कि न मतलब वो बच्चे में पानी का क्या मतलब हुआ? सर यही बात है ना, मैंने खुद देखा था, जरा मैंने रेफर किया था। तो न बच्चे में पानी मीन्स हाइड्रोप्स। जी आपने डायग्नोसिस किया तो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया होगा। जी। अगर वो कंफर्म था तो मुझे नहीं इल्म किसी जगह लिखा हुआ कि एक दफा हाइड्रोप्स हो गया बच्चे को विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, वो जब पैदा हुआ तो उसको हाइड्रोप्स नहीं था, इसका मतलब। सर इस जी। यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि उसका जो लास्ट स्कैन मैंने कहा 4 महीने, फिर वो मुझे पेशेंट नजर नहीं आई, फिर वो थी भी गरीब सी, उसको टर्मिनेशन के लिए ही बोला गया था, उसने टर्मिनेशन नहीं करवाई, फिर मैंने कहा लास्ट में तो मेरे पास आना। उसका आखिरी स्कैन भी मैंने खुद ही किया, तो बेबी भी मैंने खुद ही डिलीवर किया, और अब वो बेबी 5 साल का है। नहीं, अगर अपने आखिरी स्कैन किया तो उस वक्त भी उसको हाइड्रोप्स था। नहीं हाँ, तो इसका मतलब पिछला जो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ वो जरा उसको रिव्यू करने की जरूरत है, हाइड्रोप्स नहीं था। मैंने नहीं पढ़ा कि हाइड्रोप्स खुद ही वो खत्म हो जाता है बच्चे का। बाबा हाइड्रोप्स की बच्चे में क्यों खराबी? प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन और RH इनकम्पैटिबिलिटी, डायबिटीज और बच्चे की मेल फॉर्मेशन, मैंने पहले बोल दिया है। तो इनके अलावा तो मुझे नहीं पता स्ट्रक्चरल एनॉमलीज क्या या जो गायब हो जाएंगी ना, ऐसा नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा यही कर रखिए, दिल बड़ा कीजिए, अपना डायग्नोसिस रिवाइज करने की आदत सर, डालिए। मैं तो कर दूं, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने चकवाल के रेडियोलॉजिस्ट के पास भी भेजा, फिर मैंने पिंडी भी भेजा, फिर पिंडी फॉलो अप में रही 4 महीने। और हर तो पिंडी के हर डॉक्टर ने उसे कहा बीबी तुम्हारे पेट में पानी, बीबी तुम्हारे पेट, ये उसके अल्फाज है ना। अजीब बात यह है कि उसके अल्फाज पे जरा मत इतना कीजिए, जो कि हम्म। तो कहा जाता है सुनता कुछ और इंटरप्रेट कुछ करता है। लेकिन अगर लिखा हुआ उसके पास हाइड्रोप अल्ट्रासाउंड पे था, वो फिर आप पढ़ लीजिए जाके कहीं पे भी, गूगल कर लीजिए कि हाइड्रोप्स क्या खुद ही ठीक भी हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट? नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जी। सीवियर अनीमिया है, उसको आपने ट्रांसफ्यूजन दे दी, उससे बेहतर ही हो जाएगी। लेकिन ट्रीटमेंट हुआ ना कुछ, अब भी हो गया और अब भी ठीक हो गया, ऐसा नहीं। चले, मेरा ख्याल हमने 7-8 मिनट ऊपर ले ली। इमरान, जी सर। ईयर्स के नाम बताओ। सर डॉक्टर नौरीन है सर। नौरीन इस्लामाबाद से। जी सर। और और सर सेकंड डॉक्टर हैं डॉक्टर राफिया, वो भी इस्लामाबाद से हैं सर। चलो अभी दो पे ही चलते हैं, तू तो बड़ा सोच के दस। अच्छा, आपसे चलो नौरीन शुरू करता हूँ, है लाइन पे। सर। हिस्ट्री तो बड़ी मुख्तसर है। पेशेंट एज 30, ग्रेविडा 2 पैरा 1, she comes to you at 20 weeks of gestation. और आप एग्जामिन किया तो हाइट ऑफ फंडस इज 16 वीक्स। जी सर। जी बोलिए।
सर मैं पहले रिपीट कर दूं इसको सिनेरियो को वो कर जी। ये ग्रेविडा 2 पैरा 1 at 20 week of gestation age on examination height of fundus is 16 week। जी बिल्कुल जी आसान सर जी इसको सर जी सर। After the greetings and the mutual introduction, I will confirm the findings which is given to me by the patient and then ask about her biodata, name, age, and last delivery, mode of the delivery. And यही पर आपने कहा मैं पूछूंगी उसका नाम नेम जी सर। नाम कैसे इम्पोर्टेंट हो गया सर उससे नाम से तो मुखातिब करेंगे ना बात करने के लिए। नहीं वो तो आपने कहा कि मैं जी सर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन कर लूंगी ये लफ्ज बोला जी तो, सर। तो फिर दोबारा नाम पूछना मतलब हम्म, जो बातें सही सही उन पे पहले फोकस करो जी सर नाम आ गया बीच में जी चलो सर। आगे चलो आगे Last menstrual period, regularity of the cycles and the blood group. And then I will inquire, then I will ask about the when she had the first scan to confirm her last menstrual period and the gestational age. And then ask about the tablet folic acid intake and also inquire about any complaint of vaginal discharge up till now and any complaint of fever or rash in the first trimester or up till now. And then I will ask about any medical then ask about the obstetrical history about her previous pregnancy. Is the baby is all right? Any problem diagnosed in the antenatal or the postpartum period in the neonate? And then I will inquire about the past medical history of the patient, any history of the diabetes, hypertension, any kidney disease or the antiphospholipid syndrome and thyroid disorders. And then also ask about the any epilepsy or any medication she is taking for any reason, and the drug allergy history, smoking history, and the socioeconomical history. Sir, I have done with the history. ठीक हो गई खत्म जी सर। इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल पूछना तो ये 10 सवाल का फोकस क्या है आप क्या सर एक मिनट मेरी बात आप एससी के 10 सवालों से आपके माइंड में क्या है कि जो आप पक्का करना चाहते थे डायग्नोज करना चाहते थे फ्रॉम हिस्ट्री ये पेशेंट है इसके ये पर्टिकुलर्स हैं सर इसकी हाइट ऑफ फंडस 16 वीक आ रही है और पहले तो मैंने इसकी जस्टेशन एज कंफर्म की कि उसकी मतलब हो सकता है कि वो अनश्योर ऑफ डेट हो, तो मैंने फर्स्ट स्कैन के साथ उसको कोरिलेट किया। एक मिनट आहिस्ता चलो तुम्हारे बेनिफिट ये पेशेंट के पर्टिकुलर्स जो हैं जी सर। तो एज 30 ग्रेविडा 2 पैरा 1 एट 20 वीक्स आपने आई लेकिन हाइट ऑफ फंडस 16 वीक्स है यही बोला ना मैंने जी सर। आप पहले मुझे ये सारे 10 सवालों को छोड़ दिया उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलो इस पेशेंट सर सर अनश्योर ऑफ डेट। गुड रॉन्ग इन डेट्स या अनश्योर ऑफ डेट्स हो गया वेरी गुड दैट्स फर्स्ट डायग्नोसिस सर एनी congenital anomalies in the baby oligohydramnios due to the PPROM? हाइड्रो कितना हो गया पापा 20 वीक्स का एमेनोरिया है और 16 वीक्स साइज है तुम हाइड्रो एमनियोस कह रही सर oligohydramnios ओलिगो अच्छा ओलिगो हो सकता है अनश्योर ऑफ डोज ओलिगो हो गया सर एनी फीटल एनोमलीज के लिए मैंने फोलिक एसिड का इंटेक पूछा, एनी मेडिकेशन, डायबिटीज बोला फीटल एनोमलीज ये 3 डायग्नोसिस बनाए आपने और सर चौथा मैटरनल कोई डिजीज ऐसी है जिसकी वजह से बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल सका।
maternal disease, कोई इन्फेक्शन हो गई, जी सर, कोई टॉर्च हो गया और क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई या एस्मा हो गया। बस यहाँ पर जी सर। अब इट मींस यू आर ए गुड कैंडिडेट। आपने ये 1 2 3 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिए उसके, और यही है, और यही है। अब वन इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रिलेटेड आप इस पेशेंट के सवाल बना लो। अनश्योर ऑफ डेट्स, सवाल बड़ा सिंपल है, आर यू श्योर ऑफ योर डेट्स, और मेंस्ट्रुअल रेगुलर था, बात खत्म होगी। आपने ये बोला, एग्जामिनर ने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस काट दिया कि आपने ये तो पूछ लिया। फिर नंबर 2, ओलिगोहाइड्रेम, और 20 वीक्स पे ओलिगो इतना होता नहीं, इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन हम मान लिया। ओलिगोहाइड्रेमियोस किस में होता है? जिसमें माँ का सोचो, बेबी का सोचो। माँ का कोई उसकी इन्फेक्शन हो गई, कोई उसकी सर्कुलेशन पुअर है, उसको शॉक, कोई बीमारी हो गई, हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, काइंड ऑफ which can affect circulation to the baby। और इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट के आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मली स्कैन कब कब हुआ या नहीं हुआ। इट मीन्स यू आर टेलिंग द एग्जामिनर के फेटल नॉर्मली भी आपके माइंड में है। जब आपने ये बोल दिया तो फिर माँ को कोई अर्ली चाइल्ड प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, आपको इन्फेक्शन, रूबेला, ये 4 सवाल हैं जो आपने पूछने थे और आपने पास हो जाना। आपने 10 सवाल पूछे, वो ये चारों सवाल उसमें कवर भी ना हुए, चारों सवाल उसमें कवर भी ना हुए। तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि वो 10 पूछ के आप फेल हो रही हैं कि पास हो रही हैं, और ये 4 पूछ के आप पास हो। तो आदत बनाइए बाबा, आदत बनाइए कि ये जो फीचर दिए गए हैं, पहले आपने ये नहीं पूछा था, ये 4 बातें सोची, फिर आप चलती चली गई, चलती चली गई। मतलब इसमें पैरा 1 है, इसमें आप सस्पेक्ट करते हैं कि वो जो बच्चा जो है उसमें कोई अनोमली तो नहीं, वो पास्ट हिस्ट्री ऑफ अनोमली है कि नहीं, बस बच्चा जिंदा है, ठीक था, उसके अनोमली तो नहीं कोई। ये सवाल बनता है पास ऑफ सर्टिफिकेट। तो आप उसके पास ऑफ सर्टिफिकेट में पता नहीं क्या क्या पूछा होगा। तो आदत बनाइए, आदत बनाइए कि जो डेटा दिया गया है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, उसके मुताबिक आपने ये सारे सवाल। समझ गई नौरीन बीबी? जी सर। ये तुमने बार बार कहा, हमने पेशेंट को पिंडी भेजा, पिंडी वाले इस्लामाबाद भेजते हैं कि इस्लामाबाद वाले पिंडी भेजते? सर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं इसी से रिलेटेड कि क्या इसमें रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ भी पेशेंट आ सकती है? और वो हो सकता है, वो है, वो मतलब इतना कॉमन नहीं है 20 वीक्स पे, लेकिन वो 5वां डायग्नोसिस वो डाल सकती हैं आप कि आपको वजाइन डिस्चार्ज वाटरिंग नहीं हुआ, ये डाल सकती हैं आप। तो लेकिन वो रेलेवेंट है, ये 10 के 10 नहीं है। जी सर। सो आज का मैसेज आपको कि जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक माइंड में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसके मुताबिक सवाल पूछो। जी सर, मैं आज के बहुत बहुत प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, ये प्रैक्टिस पहले मैं डिफरेंशियल लिखूंगी और फिर उसके बाद फिर मैं अपने क्वेश्चंस बनाऊंगी। हाँ ओके। जी सर। चलो 1 2 हफ्ते बाद फिर आना, जी कोई सर। डिस्कस करेंगे। चलो गुड। चले अगला पेशेंट, अगली राबिया। राबिया इस्लामाबाद से। चलो वो तो गायब हो गई, क्या
कोई और है वॉलंटियर? इमरान? सर डॉक्टर राफिया थी, वो नहीं आई सर। हाँ, तो बस गल मुके। कुड़ियां किनियां बैठियां ने? सर 38 टोटल। तो 38 में से बोलता कोई नहीं है, कमाल है। एक नौरीन वॉलंटियर आई, बाकी 37 कोई नहीं वॉलंटियर। वो खुदा रहा आपकी बेहतरी के लिए है। जैसे नौरीन ने अभी मुझे कहा कि ये जिस जो डायरेक्शन मैंने दिया है उसमें वो प्रैक्टिस करेगी, होपफुली शी विल कम आउट बेटर। डॉक्टर इकरा क्या कह रही? भाई ऐसा तो ना करो मेरे साथ। आप खुद ही कहा कि मैं केस सीरीज बना के वो डिस्कस करूँ आपके साथ। अब मैं सब्जेक्ट कोई तैयारी नहीं करके आया कोई, तो उसके मतलब मैं एक्सटेम्पोरे कैसे बोलना शुरू कर दूं? नहीं। तो मैंने 4-5 केस सीरीज बनाई है। आई वॉज होपिंग कि 4-5 आप वॉलंटियर हो गए, नहीं है तो फिर नौरीन जी सर। तुम ही बन जाओ दोबारा वॉलंटियर। जी सर। चलो, आसान था सवाल है, बहुत आसान है भाई, इसमें तो तुम्हें बिल्कुल नहीं फेल होना। सर आई विल ट्राई। इतना आसान है, इतना। A patient age 25, primary gravida, comes to you at 8 weeks of gestation और हिस्ट्री में बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। बोलिए। Sir, a 25 years old primary gravida at 8 weeks with the blood group A negative. हाँ, Sir, after the greetings and the mutual introduction, I will ask about the last menstrual period, regularity of the cycle, and the husband blood group. After it, I will ask about is she confirmed her pregnancy? And sir, I will do the ultrasound. अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे ये फटाफट ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड Yes, तो, sir. तो पहले आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, कुछ और पूछ लीजिए। सर बस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा क्योंकि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं से प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री पूछूंगी। ये वेरी वेरी गुड, ये हिस्ट्री में आएगा। एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रीवियस, वेरी गुड। चलो, And if and the in current situation, is she had any history of pervaginal bleeding or the abdominal pain? हाँ, ये भी अच्छा होगा। Did she have any history of threat and abortion? History of transfusion, history of threat and abortion. एंड सर फिर मैं क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी को मैनेज करना है तो हम फॉलिक एसिड इनटेक पर बात कर लेंगे। फॉलिक एसिड इनटेक हुआ कि नहीं ये हिस्ट्री में आएगा ना, जी तो सर। वो रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन हम इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं। जी सर। सर बस इसमें तो इतना ही। नहीं नहीं, जी ये सर। तो इतनी ब्रीफ हिस्ट्री है। अब मैं ए नेगेटिव काट देता हूँ, जी सर। कट गया क्योंकि जी ए सर। नेगेटिव 2 सवाल बने थे कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रांसफ्यूजन और हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है। ये 3 सवाल बने थे, वो जी आपने, है ना? जी सर। अब अगर ए नेगेटिव होने के नाते 3 सवाल बने, वो पूछ लिए हम, वो तो बाहर कर दिया। नाउ वी आर लुकिंग एट ए पेशेंट एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा और 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी, वो आगे, वो ए नेगेटिव की हिस्ट्री नहीं है उसकी। वो सवाल तुम्हारे दिमाग में आए कि नहीं आए जो रूटीनली आप पूछते हैं? सर आए। फिर अगर ए नेगेटिव के 3 सवाल हैं तो बाबा फिर
तो इसको निकाल के बाकी के नॉर्मल प्रेगनेंसी के सवाल पूछ लो उससे। सर मेरे लिए एक तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि मैरिड सिंस, हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड। ठीक। सर उसके बाद जो है वो मैं इससे पूछूंगी कि मतलब इज शी हैड डन एनी अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म द इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी एंड द टू चेक द कार्डियक एक्टिविटी। गुड। दो। एंड अब उसका सर एनी अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स, शी वाज नॉन केस। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछोगी, मेडिकल जी सर, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल के साथ। वो पूछोगी ये स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है या बाय ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है, ये पूछ लोगी। सर वो मैरिड सिंस से हम अंदाजा लगा लेंगे कि अगर ज्यादा मैरिड हुई तो फिर हम उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, अगर वो 1 ईयर हुई फिर तो पूछने की जरूरत नहीं होगी। वो फिर 4 5 6 सवाल ऐड कर लो। जी सर। मेरी पिछले के बात पे है कि वो जो रेलेवेंट है उसी के सवाल पूछो, चूंकि वो इतने सवाल थे, यहाँ सवाल ही 3 थे, तो इसलिए उसको निकाल के बाकी इस प्रेगनेंसी के सवाल जो बनते हैं मोटे मोटे वो आप पूछ लेंगे। आज से एक मेडिकल हिस्ट्री, आज से एक सर्जिकल हिस्ट्री, और अर्ली प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, एक्सेसिव नोजिया, वॉमिटिंग और वगैरह वगैरह। और आपने कहा अल्ट्रासाउंड से कैसे कंफर्म हुआ कि उसकी प्रेगनेंसी है और कोरिलेट किया जेस्टेशन। बस चले हम इसको ए नेगेटिव थी, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, हस्बैंड का ग्रुप ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जी सर। ये बोलिए। सर अभी इसमें भी सर अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन तो यही सारे बनेंगे, बस फिर इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक चीज ऐड हो जाएगी कि हम एंटीबॉडी टाइटर करवाएंगे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री होती है। आप एक क्वेश्चन जंप कर गई। जी सर। पर जो है पॉजिटिव है, अगला पहला क्वेश्चन उसके साथ है हस्बैंड की जीनोटाइपिंग करें। ओके। वो जीनोटाइपिंग करके हम्म। है हेटेरोजाइगस। सर ठीक। हम जी सर। अगर वो होमोजाइगस है तो उसका मतलब क्या होगा? तो मतलब सारे बेबी जो है ना वो मतलब उनमें पॉजिटिव का होने का है चांस। पॉजिटिव होंगे। जी सर। और अगर वो हेटेरोजाइगस है 50% चांस है कि बच्चे पॉजिटिव होंगे, 50% चांस है नेगेटिव होंगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए कि अगर हस्बैंड की रिपोर्ट के मुताबिक वो होमोजाइगस है तो हम कहेंगे कि ऑल योर बेबीज विल बी पॉजिटिव, हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू विल डेवलप एंटीबॉडीज इफ ऑलरेडी नहीं है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एंड that antibody may affect the baby। जी सर। ये कहना, ये कहना, ये क्या है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप और जीनोटाइपिंग किए बगैर आप इस, क्योंकि आप तो फोकस हो गए ना ए नेगेटिव, तो फिर आपका पास होना मुश्किल हो जाए। सो आज का मैसेज, इन RH नेगेटिव पेशेंट आपने पक्का लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, रेड से बात कर लीजिए, ये हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पूछना है और साथ बोलना है। इफ ही इज नेगेटिव नो प्रॉब्लम, but if he's positive then I'll ask her his genotyping, homozygous, heterozygous। इतना ही बोल के एग्जामिनर को बता दिया आपने होमो का क्या मतलब है, हेट्रो का क्या मतलब। फिर उसका आगे आ जाएगा कि हम उसकी एंटीबॉडीज का टेस्ट करेंगे और कब कब करेंगे, और प्रोफाइलैक्टिक उसको हम देंगे, एंटी डी के नहीं देंगे, आप 28 वीक पे देंगे, 36 वीक पे देंगे, फिर कॉर्ड ब्लड कैसे लेंगे, उसमें से 4 टेस्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद नॉरी मैंने तो ऐसे रवानी में सब कुछ बोल दिया, आप तो बोल। नहीं सर, ये मुझे बाकी तो मैनेजमेंट हमें आती है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर
वो हिस्ट्री में ही हम लोग तो फेल हो जाते हैं ना, बाकी की मैनेजमेंट तो बात की बात हो जाती है, फिर वो एग्जामिनर सुन ही नहीं रहे होते। मतलब वो हमारा तो ज्यादा फोकस जो है ना वो हिस्ट्री का ही प्रॉब्लम होता है। जैसे अब आपने कितना अच्छा हम लोगों को ये बता दिया कि मतलब आपने यहाँ पर सिर्फ यही बात करनी है, तो अरे वो हमारी हिस्ट्री जी सर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती जा रही है। let's grant our examiners are good examiners, ऐसा नहीं तो उनका हाइपर क्रिटिकल होना अच्छा नहीं, लेकिन वो असल में सिर्फ वो पॉइंट्स होना चाहते हैं जो रेलेवेंट है इस पेशेंट के। आप हिस्ट्री में एजुकेशन बोल दी, आपने हिस्ट्री में हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, वो सवाल वो ऐसे सवाल सुन के सो जाते हैं क्योंकि दे आर इररिलेवेंट कि आपको पास किया जाए उन सवालों पे कि ना किया जाए। लेकिन जब आपने प्रेगनेंसी हस्बैंड का जीनोटाइप में बोला, वो जाग जाते कि ये लड़की तो पास होने वाली है, फिर वो आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। तो इसलिए आप रिमेन फोकस, मैं तभी कहता हूँ रिमेन फोकस के जो इस पेशेंट के जो मैंने बोल दिए, मैं रेलेवेंट पॉइंट्स 2-3 फिक्रों में बोले, अब आप बोलिए इस पेशेंट को दोबारा करते हैं। एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा 8 वीक्स पे, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, बोलिए। Yes, sir. After the greetings and the mutual introduction, I will confirm the findings which is given to me. Then I will inquire about the married, how long she has been married, and the last menstrual period, regularity of the cycle. If the blood group is A negative, then I will ask about the husband blood group. If it is positive, then I will also ask about the husband genotype. तो थी कुड़िए तू पास है तीसरे फिक्रे पे, समझी, एग्जामिनर समझ गई। ज्यादा ज्यादा वो चौथे फिक्रे पे इंतजार करेगी कि मैं उसको एंटी डी दूंगी 28 और बस। अच्छा, मैं अगर इस सवाल को ये कर दूं कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, बी नेगेटिव, फिर क्या करूं? सर अब क्योंकि जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है, तो फिर इसमें अभी कोई इतना इश्यू नहीं होगा। अगर ओ नेगेटिव होता जी सर। तो अगर वगैरह छोड़ो, तो हमने जी सर। माइल्ड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, वो ठीक के इस्तेमाल की है। तो आप ये कहेंगे कि इस पेशेंट में अगर दोनों हस्बैंड भी नेगेटिव है, देन RH रिलेटेड नो प्रॉब्लम। फिर रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रेगनेंसी की दूसरी प्रॉब्लम तो हो ही सकती, ये फिक्र आपका। देन RH रिलेटेड नो प्रॉब्लम। सर वो जो हम पढ़ते हैं ओ ए बी इनकॉम्पेटिबिलिटी, हाँ, जिसमें मतलब अगर ब्लड ग्रुप पेशेंट का ओ नेगेटिव ओ होता है और हाँ, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए या बी होता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे इसका वो RH तो निकल गया, लेकिन इनकम्पेटिबिलिटी इस तरह तो हो सकती है। बहुत रेयर है वो इनकम्पैटिबिलिटी। इवन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था कि जी सर। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी है और जीनोटाइप जो है तो वो होमोजाइगस है, तो फिर भी all babies are not likely to be affected, not likely to be affected. बड़े स्मॉल परसेंटेज है, लेस देन 50% जो बेबीज विल बी अफेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हस्बैंड जो है होमोजाइगस पॉजिटिव। मैं वो हाँ आपको इस तरह से डिटेल नहीं करना चाहता हूँ, आई वांट टू सब्जेक्ट स्टेट। तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है ऐसे ही, तो लेकिन बहुत कम। हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें। जी सर। चले, हमारे पास कुछ टाइम है, और कोई वॉलंटियर है?
हाई है। Your speaking language is not detected. हमारी जुबान नहीं है ये, तो हम उर्दू बोल रहे हैं बाबा, यह मुझे आ रहा है। कहता है चेंज लैंग्वेज टू हिंदी और सिलेक्ट अदर फॉर्म, इन कैंसिल करो। चलो जी, तो कोई नहीं वॉलंटियर। क्या हो गया बाबा आप, मैंने राबिया के साथ कोई क्या सख्ती की है या नौरीन के साथ कि जो आप डर गई मुझसे? कोई तो बोले नौरीन ही नौरीन। आप ऐसा करते हैं, फिर मैं सवाल नहीं पूछता बार बार। नौरीन तुम्हें बहुत दो इस चीज हो गई, बहुत पार्टी। वैसे तो मैंने हिस्ट्री डाउन सिंड्रोम की भी की थी, स्पाइना बाइफिडा की भी की थी, तो अब तक बोलती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? लेट इट बी ओपन एंडेड, फिर सवाल ही पूछ लीजिए बाबू। क्या हुआ है? समथिंग रॉन्ग? ये केस हिस्ट्री से पहले एक दो सवाल लोगों ने पूछे, अच्छे सवाल थे। नहीं, सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। आप तस्मीना है? सर तस्मिया सर। तस्मीया, चलो जी। आप तो पहले बोला करती थी, आज क्या हो गया? सर मेरा एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह से पास हो गया हुआ है सर। मैं वैसे क्लासेस लेती हूँ आपकी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई फील रियली गुड व्हेन समबडी टेल्स मी दैट कि आपको पास करने के बाद भी आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत यूजफुल लगेगी बातें। जी सर, मैं अभी भी केसेस पे क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे क्लास के स्टार्ट में। सर अभी भी एक पेशेंट का क्वेश्चन ही था कि उनका AMH जो था सर पहले 13 था। AMH कितना था? सर 13। अच्छा, सर फिर पेशेंट का IVF हुआ है और अभी जो करंट उनका AMH है वो 1.6 है। जी। तो सर उनका क्वेश्चन ये था कि ये यानी जो मेरा प्रोसेस हुआ है IVF का उसके बाद से डिक्लाइन किया है और अभी जो है यानी इस AMH के साथ वो सर प्रोसीड फर्दर कर सकती हैं और सक्सेस रेट। पहला रिवर्स ऑर्डर में अगर AMH एक या एक से ऊपर है, यू कैन प्रोसीड। शी इज, आई वुड से शी इज अ गुड केस फॉर IVF। डोंट अननेसेसरली डिप्रेस करके 13 से 1.6 हो गया है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 13 से उसको गोनाडोट्रोपिक इंजेक्शन लगे होंगे, वो वजह नहीं है उसके AMH कम होने की। तो क्योंकि IVF ट्रीटमेंट में जब ट्रीटमेंट शुरू होता है उनको गोनाडोट्रोपिक इंजेक्शन लगते हैं। तो लॉन्ग प्रोटोकॉल या शॉर्ट प्रोटोकॉल, तो जो भी है तो गोनाडोट्रोपिन लगते हैं। तो उनके लगने से 13 से 1.6 नहीं होता AMH। दूसरी बात, मैं तो कि उसका अगर बहुत हाई या बहुत लो हो, ऑलवेज रीचेक। तो ये लेबोरेटरी बदल के कहीं और से करवाते, मैं तो ये करता हूँ। और फिर भी अगर वही हो 13 का 11-12 आ गया या तो 10% के ऊपर नीचे है, तो मैं कहूँगा हाँ ये आपका AMH हाई है। तो IVF में इतना जुर्म नहीं है जितना लो। अगर IVF
ये करते करते हम जो भेजते हैं, मैं भेजता हूँ आईवीएफ के लिए पेशेंट, हमारी आईवीएफ की टीम अगर एक से ऊपर हो उसमें एक्सेप्टेंस ऑलवेज 100% दे एक्सेप्ट, लेकिन एक से कम हो फिर उसको काउंसल करना शुरू करते हैं कि तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है, क्योंकि अंडे कम मिलेंगे, अंडे मैच्योर नहीं होंगे, अंडे ये होगा, अंडा वो होगा। तो इसलिए आपने ये सवाल पूछा तस्मीर कि अगर आईवीएफ करना है और AMH 1 या 1 से ऊपर है तो क्या चांसेस है? मेरा आंसर गुड चांसेस। ओके सर, थैंक यू। और सर ओवेरियन रिजर्व जो है इस पे असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है इनसे फर्क पड़ता है? जी, तो मतलब के रिजर्व है मैं बताऊं, जब IVF नया नया शुरू हुआ लाहौर में एक गायनेकोलॉजिस्ट थी मेरी कॉलेज में, ज़ाहिर है कि जब IVF करते हैं हम स्टिमुलेट करके 10 15 20 कई दफा 20 से भी ज्यादा एग्स उठा लेते हैं, और वो फिर हम वो जो भी एम्ब्रियोलॉजी लैब में मैनेजमेंट है उनकी वो करते हैं। तो मेरी कॉलीग अपने पेशेंट्स को क्या करती है, वो कोल नहीं जाना, वो ते थोड़े अंडे चुक के वो थोड़े अंडे दानी बिल्कुल फर्क कर देगा, 10 15 अंडे हर 2 महीने वो चुकी जाएगा और तुझे फर्क बाबा। ओवरी में आप जानते हैं बिफोर बर्थ तो मिलियंस होते हैं, मिलियंस ओवर, और फिर जब बर्थ होती है वो एकदम कम डाउन टू 400,000 समथिंग, और मतलब 400,000 का मतलब लाखों में है, लाखों में है, लाखों प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। तो फिर उनमें से वो शेड होता है, हालांकि नेचुरल शेडिंग तो एक ही है, लेकिन वो लाखों प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब 45 50 तक भी पहुंचती है उसका वो सारा मुख गया होता है, क्योंकि नेचुरल एट्रीशन कहते हैं, एट्रीशन, वो नेचुरली अंडे खत्म होते हैं। तो हमारे 10 20 अंडे उठाने से उसका रिजर्व कम नहीं होता। तो जिस पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व का कम है उसके अंडे ही थोड़े मिलते हैं, वो 3 4 5 मिल जाए तो बड़ी अच्छी स्टिमुलेशन समझी जाती है। तो इसलिए ये कहना कि ये ओवेरियन स्टिमुलेशन की वजह से उसका रिजर्व खत्म हो गया, रिजर्व तो जिसको लो रिजर्व भी कहते हैं वो भी हजारों में है उसके पास, वो भी हजारों हैं, लेकिन जब आप स्टिमुलेशन करते हैं एक ओवा नहीं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल नहीं स्टिमुलेट होती, बहुत सारी होती है, कोहॉर्ट बोलते हैं उसको, कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेट, लेकिन उनमें से लीडर एक बनती है, बाकी पीछे रह जाते। तो इसलिए अगर आप ओवेरियन स्टिमुलेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर स्टिमुलेटिंग मोर देन वन, मे बी 10 20 30, लेकिन उसकी वजह से उसका रिजर्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब लो रिजर्व भी है वो भी लाखों में। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि ये सर जो आजकल स्टेम सेल थेरेपी जो है ओवेरियन और सर एजोस्पर्मिया के केसेस में भी हो रही है। I'm so glad you asked this question. I'm so glad. Thank you. Thank you. हम बाकी दुनिया से, पड़ोसी मुल्कों से बहुत पीछे रह गए, हर हर वॉक ऑफ लाइफ। मैं ये कल ही परसों वापस आया हूँ श्रीलंका से। श्रीलंका एक छोटा सा जजीरा मुल्क है, और रिसेंटली दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट है वो, बिलीव इन मी। उनकी गाड़ियां, उनके होटल जो है वो बेशुमार है, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, सारे होटल ऐसे भरे हुए खचाखच खचाखच। उनकी एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट है more than 97%।
कॉन्फ्रेंस में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे सेशन था, ये आप सब गौर से सुन लीजिए। MMR पे सेशन था, उसमें श्रीलंकन खड़ा होके कहता है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अमेरिका से कम। जस्ट लुक एट द कंट्री। और दुनिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा सिर्फ अफगानिस्तान से कम है। हम उस स्पेक्ट्रम के उस एंड पे हैं, श्रीलंका उस एंड पे है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना है। और रह गया, आपने सवाल पूछा स्टेम सेल। बाबा हमारे पास वो ओरिजिनल रिसर्च ही नहीं। यहाँ पे एक मोहतरमा है, वो स्टेम सेल का ट्रीटमेंट करती, आपने इसलिए पूछा। और अगर वो स्टेम सेल रिसर्च सिर्फ उसके पास है पाकिस्तान में, और दुनिया के बाकी सेंटर्स में स्टेम सेल नहीं हुआ, तो मैं कैसे मानूं? वो मेरी शागिर्द है। Without naming, stem cell treatment in Pakistan is not introduced correctly, ethically, और जो करता है तो उसके पूछ-गिछ में क्या होगा। So आपका सवाल, stem cell treatment, no, there is no stem cell treatment in Pakistan. चलो Sir, I have a question. जी, वो माशाल्लाह बोल रहे थे। जी सर ये प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है और ये मतलब अभी तक इसमें जरा एम्बिग्विटी है कि 28-year-old patient and her UPT was positive. She has a history of IUD in the previous pregnancy. Now she's जी एज 28 पॉजिटिव क्या हिस्ट्री है? 28-year-old है, हाँ, ग्रेविडा 2 के बाद पैरावा जी 28 के बाद क्या बोला आपने? ग्रेविडा 2 पैरा 1 एलाइव 0. ठीक हो गया। And there was this history of IUD in the previous pregnancy. Now she's with low mood, crying spells and palpitations. तो सर दो डिफरेंशियल्स पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, मतलब एक साइड कह रहा था कि इट इज पेरिनेटल डिप्रेशन एंड बिकॉज शी इज प्रेजेंटिंग विद पैल्पिटेशन सो दे वर आल्सो कंफ्यूज दैट मे बी इट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. तो सर इसको फिर कैसे हम लेके चलें? एंड शी वाज प्रेजेंटिंग वेरी अर्ली इन प्रेगनेंसी. जी सही जवाब दे दिया। तो पहली बात तो 1 मिनट में टेलीफोन सुन लो, बड़ा जरूरी है। जी हेलो हेलो, आज कैसी हो? अब उसके बगैर बात ही नहीं बन रही। अच्छा जी, हम थे, आपने मुझे बताया 28 years old, gravid पैरा 1, नन अलाइव। अब आई है पैल्पिटेशन क्रैम्प्स के साथ इस प्रेगनेंसी में। जी सर. यही है, वेरी सिंपल। जी सर. आपने सवाल इस तरह पूछना है, पहला यहाँ से शुरू करना कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में ये इस तरह सवाल पूछेंगे, ड्यूरिंग जी सर. pregnancy was there any medical problems, gynecological problems, or obstetric problems or complications, or the pregnancy, labor, and baby were at birth were normal or not? If the baby was alive and healthy, then what was the cause of subsequent death of the baby? वो फिर ओके सर. इसमें आपने पूरा ये 2 फिक्रों में कवर कर दी उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ये जी सर. obstetrical complications, medical complications at birth,
क्या था, अनोमली थी कि नहीं थी, सब्सिक्वेंटली अगर डाई, व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट। ये तो पहला फिक्र है। नंबर 2, now she is 28, अपनी gestation period नहीं किया, आपने 28 years age बोली है। I'll find out what's the gestation period and how she has been getting these cramps or palpitation. Did she have any medical problem before pregnancy, like diabetes, like thyroid, like hypertension, क्योंकि palpitation भी है, cardiac disease, severe anemia, ये 4-5 नाम बोल दिया। और Okay, sir. उसके बाद कि अब आ गई है, तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट आई लुक आफ्टर हर, क्योंकि अगर बेबी में कोई अनोमली थी तो मैं उसके इस प्रेगनेंसी बेबी को है कि नहीं अनोमली, अल्ट्रासाउंड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके नीड भी एमनियोसेंटेसिस करके कर सकते हैं, और फिर उसका कैरियोटाइप में करवा सकते हैं, जेनेटिक स्टडीज करवा सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, NIPT। और दूसरा, मैं उसका मेडिकल चेकअप पूरा करवाऊंगी और फाइनली उसकी इन्वेस्टिगेशन थायराइड की भी करूंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्रैम्प्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अक्सर होते हैं। सर क्राइंग स्पेल्स है, क्रैम्प्स नहीं है, लो मूड एंड क्राइंग स्पेल्स। क्या जी? क्राइंग स्पेल्स मतलब रो रही है, क्राइंग स्पेल्स। शी इज क्राइंग, शी इज विद लो मूड along with palpitation. डिप्रेशन है, ये तो साइकियाट्रिस्ट से ओपिनियन ले लेंगे, और जो प्रिस्क्राइब वो मैं चेक कर लूंगी कि वो पेशेंट वो मेडिकेशन प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं, ये लफ्ज बोलना है ताकि उनको समझ आ जाए। और फिर पैल्पिटेशन के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली बात है, कार्डियोलॉजिस्ट से, और अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेडिंग ऑफ द हार्ट कंडीशन करूंगी, ग्रेड 1 2 3 4 एंड सब्सिक्वेंट। आपने ठीक है सर। 3 बातें आपने कवर की, एक पास्ट हिस्ट्री में बेबी क्यों फौत हुआ और कब फौत हुआ, नंबर 2 सही। कि इस प्रेगनेंसी में उस कॉम्प्लिकेशन अगर बेबी की कोई मेलफॉर्मेशन थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि नहीं हुई, मैं क्या कर सकती हूँ। जी सर। मैं उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकती हूँ, डॉपलर करवा सकती हूँ, और फिर उसका ये क्रोमोसोम स्टडीज करा सकती हूँ, NIPT बाय ये ब्लड टेस्ट और एमनियोसेंटेसिस। फिर तीसरा आपने बोला उसकी मेडिकल कंडीशन, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से उसका थायराइड, उसका डायबिटीज, उसके हार्ट कंडीशन बाय द स्पेशल चेक। बस Sir, regarding her previous stillbirth, can we go for cesarean for this patient? not Like if you will say, I'll try to locate or find out the cause of stillbirth. okay, आपने stillbirth का लफ्ज आप बोला, पिछली दफा तो बोला नॉन अलाइव, तो cause of stillbirth, अब causes stillbirth की 2 होती है, during pregnancy and during labor, तो वो जो okay, अगर ड्यूरिंग लेबर डेथ हुई है, तो मैं आपको पता करूंगी कि प्रेसिपिटल इनसफिशिएंसी थी, क्लॉट एक्सीडेंट थे, या डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम। okay, sir. बहुत कुछ हो सकता, तो वो ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे डायबिटिक्स, वो उनमें जरूरी नहीं हर एक का सिजेरियन सेक्शन, तो इवन हार्ट डिजीज जो उसमें तो बल्कि स्ट्रॉन्गली कहा जाता है सिजेरियन सेक्शन ओनली फॉर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, हार्ट डिजीज। ये नहीं कहा जाता कि कार्डियक है तो उसका सेक्शन कर नहीं। Yes, sir. इसी तरह के ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन लाई ऑफ द बेबी एंड उसका
हमने मॉनिटरिंग करेंगे, CTG, डोंट गो इनटू सच डिटेल। मैंने पहले जो ओके, फिक्रे बोले थे वो है सही जवाब। सही है सर, थैंक यू आप कहें तो रिपीट कर देते हैं। सर, क्लियर। Page 28, gravidan 2, para 1. अब हम कर देते हैं कि नॉन लाइव की बजाय neonatal death या stillbirth, fresh stillbirth. Let's put it like this: fresh stillbirth. Now she comes and complains of palpitation and depression, and she is, that's it, 28 weeks pregnant. Madam, first of all, I'd like to find out the cause of stillbirth with last pregnancy. एक फिक्रा मैंने बोला है, मैंने वक्त जाया नहीं किया। तो उसमें cause could be during pregnancy, cause could be medical, cause could be pregnancy complication, cause could be partum, labor, और ये मैंने एक फिक्रे में सारा कुछ जवाब दिया। Madam, I'd like to find out the cause of stillbirth. Baby could be abnormal, malformed. बस मैंने तो एक ही फिक्र में सारी उसकी पास हिस्ट्री को कवर कर दिया। Now, first I would like to know how far she is pregnant and why is she depressed or crying, and secondly, if she has palpitation, I'd like to check her heart and also involve cardiologist in her management. मेरा तो ऐसे ही पास हो गया, मैंने अपने आप को पास कर। ठीक है सर। वो जो मैं कहता हूँ ना, जो कहा गया है उसी को सॉर्ट आउट करो। यस सर। आपको बताया गया 28, आपको बताया गया ग्रेविडा 2 पैरा 1 स्टिलबर्थ, आपको बताया गया डिप्रेशन एंड पैल्पिटेशन, उनको फोकस करो, उन्हीं को करो। सर, ये पेरिनेटल डिप्रेशन कितना अर्ली प्रेजेंट हो सकता है, लाइक ड्यू टू प्रेगनेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कॉज? देखिए जी, जनरली स्पीकिंग अर्ली प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी से पहले की उसको डिप्रेशन होती जी सर। है, क्योंकि आप पोस्टमार्टम साइकोसिस पढ़ते हो तो डिलीवरी के बाद क्या कर रहे हो, एक पूरा चैप्टर है हर किताब में पोस्टमार्टम psychosis. Generally, every woman suffers some kind of stress-related depression or lactation-related depression, baby management-related depression. She doesn't know how to take care of the newborn baby. So that upset. Baby is very dear to her, but management जो है उसका उसको सही, तो उसकी काउंसलिंग नहीं की गई, सही उसकी ट्रेनिंग नहीं की गई। So they all get some kind of overstress, overwork, depression. और वो तो बड़ी कॉमन है, लेकिन प्रेगनेंसी में जनरली दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन बिफोर प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी रिलेटेड वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। सो अगर प्रेगनेंसी में डिप्रेशन है, समझो वो उसकी इंट्रिंसिक डिप्रेशन है जो पहले से थी, अब ओवर्ट हो गई है, या पहले से भी इलाज हो रहा था, अब कोई इलाज की गई। तो उसमें कहिए आई चेक साइकोटिक ड्रग्स whether they can be given during pregnancy or not. ये अल्फाज होगी। कोई भी मेडिकेशन ले रही है तो आपने ये बोलना है कि मैं चेक करूंगी कि मेडिकेशन प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। जैसे कि पेशेंट जो है वो एपिलेप्टिक है कि नहीं, और एपिलेप्सी की दवाई है, तो आप उसकी दवाइयाँ चेंज करेंगे ताकि वो जो ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है वो दवाई छोड़ देंगे आप। यस सर। लाइक फेनिटाइन सोडियम ढूंढ रहा था, और आप उनको
क्या वेल्पा पढ़ा नहीं जा रहा एनीवे वो हर प्रेगनेंसी हर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आप कहेंगे कि जी मैं चेक करूंगी whether that medical medicine can be given during pregnancy or not. चलो Okay, sir. Thank you, Claire. Thank you, sir. चलो मेरा ख्याल हमने 1 घंटा गुजार ही ली है जैसे कैसा, लेकिन मेरा गिला आपसे रहेगा कि आप लोगों ने आज मेरे साथ ज्यादती की है कि एक वॉलंटियर के अलावा 38 आप बैठी हुई हैं, कुछ तो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये क्वेश्चन पूछना था आपसे। आप पहले वॉलंटियर क्यों नहीं बनती, पूछ लीजिए, पूछे सर यूवी अगर 3rd डिग्री प्रोलैप्स और साथ में स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस है पेशेंट को, तो इस केस में हम उसकी वजाइनल हिस्टेक्टमी प्लस से जब टीवीटी करेंगे तो इसमें सर सीक्वेंस कैसे बताएंगे कि पहले हम क्या करेंगे, और या हिस्टेक्टमी करके उसकी वीएच करके तो फिर उसके बाद हम टीवीटी वाली टेप डालेंगे? हाँ पहले स्टेटमेंट करेंगे, बाद में उसको आजकल तो मेरे जमाने में तो हम एंटीरियर कॉर्पोरेट विद कैली स्टिच करते थे, तो उसका लिखा हुआ है फेलियर रेट कैली स्टिच का बहुत हाई है, और इसलिए स्लिंग ऑपरेशन जो है वो एक कोई भी नाम लीजिए, टीबीटी ले लीजिए कोई, जो वो आप करेंगे हिस्टेक्टमी के बाद। लेकिन अगर 3rd डिग्री प्रोलैप्स है तो एंटीरियर कॉर्पोरेटी और कॉर्पोरेनियोग्राफी भी होगी साथ। जी ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमारे पास स्टेज 1 का ओवेरियन ट्यूमर है जो कि एमआरआई पे कंफाइंड है कैप्सूल के अंदर, और सर उस केस में अगर हमें थोड़ी थोड़ी सस्पिशन है कि ये बॉर्डर लाइन है या फिर ये स्टेज 1 ओवेरियन कार्सिनोमा है, तो फ्रोजन सेक्शन कराएंगे, या जब हमें बिनाइन लुकिंग और बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना हो तब उस केस में फ्रोजन सेक्शन का रोल है? अगर हमें सीए का जरा भी उसका हो रहा है तो फिर हम उसकी जो है वो सेल्फ एंजियोफ्रेक्टमी कर देंगे पेशेंट की बायलेटरल। जरा आप थोड़ा सा आहिस्ता चलें। जी सर मैं दोबारा बताती हूँ। नहीं, सर मैं ये पूछ नहीं, मैं तो आपको तो मैं सारी बात सुन ली, आप आहिस्ता आहिस्ता चले। क्या ये पेशेंट जो है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उसकी एज, उसकी पैरिटी और उसका मैरिटल स्टेटस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी एज, अगर वो नलीप्रस है, एज 45 है, उसकी मैनेजमेंट फर्क हो गई। अगर वो यंग पेशेंट है 25, कोई बच्चा नहीं, मैनेजमेंट फर्क हो गई। अगर वो यंग पेशेंट है एज 30 और उसका एक बच्चा है, उसकी मैनेजमेंट फर्क हो गई। सिर्फ ये स्टेज 1 ओवेरियन कैंसर is not the total information on which you should base your treatment. सर अगर पेशेंट 35 इयर्स ऑफ एज है और उसको फर्टिलिटी रिक्वायर्ड है फिर वो जी फिर ये सवाल है ना बीच में, चूंकि वो 35 है तो ਇਹਦਾ मतलब क्लियरेंस कर दो, नहीं उसको तो रिक्वायर्ड है, उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो 25 वाली का होगा। तो आपने पहला सवाल आपको कहना ये था कि इस पेशेंट को इफ दैट इसी तरीके से वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ द डायग्नोसिस वाज मेड। सीए ओवरी का डायग्नोसिस है और वो स्टेज 1 है या स्टेजिंग नहीं हुई तब भी अर्ली स्टेज है, तो मैं की उम्र जानना चाहूंगी, हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड ये जानना चाहूंगी, और उसकी पैरिटी जानना चाहूंगी, और कोई डिजायर फॉर फ्यूचर फर्टिलिटी, ये 4 बातें मैं जानना चाहूंगी। फिर जाऊंगी मैं वो जो आपने बोला कि वो स्टेज 1 है, अभी लिमिटेड टू द ओवरी है,
बाहर निकला नहीं है तो फिर वो उसके मुताबिक you can do only unilateral oophorectomy, you can do unilateral oophorectomy plus immunotherapy, you can do total clearance plus immunotherapy or radiotherapy. ये इस तरह के 3-4 choices बोल दीजिए, but that will be decided for ये सब मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, जी सर, जी जिन्होंने- सर। तो लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो मेरे जवाब से। नहीं सर, मुझे आ गया समझ। चलो फिर 5 मिनट ऊपर हो गए। थैंक यू वेरी मच बाबा। आप 3-4 तो बी ब्रेव, मैं कोई डंडा मारता हूँ ज्यादा ये कहता हूँ तो पास नहीं। कहने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, वो बात आपको याद रहेगी कि ये मैंने इस तरह से नहीं कहना जिस तरह राशिद ने कहा है, उस तरह से कहना, तब मैं कहता हूँ तुम फेल। वरना फेल करने का ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। आपको मैं चाहूंगा जितनी भी आप बैठी हैं सबकी सब पास हो जाए। चलो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट। Thank you, sir. Allah Hafiz.